अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम इंटीरियर सिंध का 2016 का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि एस्कैरिस बिलोंग करता है टू द फाइलम, कौन से फाइलम से एस्कैरिस बिलोंग करता है। ये 5 फाइलम के नाम दिए हुए हैं किंगडम एनिमेलिया से। तो पहली बात तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो हैं, इन्हें हम दूसरा नाम जो देते हैं वो देते हैं फ्लैट वर्म्स का। ये चपटे होते हैं और इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए वो 3 है। एक इसके अंदर आता है प्लेनेरिया, ठीक है, जिसकी डायग्राम आपने मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर देखी होगी। इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है ये प्लेनेरिया, ठीक है, ये इस तरह का होता है। इसके अलावा प्लेनेरिया के अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं टेप वर्म। या आपने लैब के अंदर देखा होगा, जोलॉजी की लैब में अगर आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज गए हों तो आपने देखा होगा। और तीसरा है लिवर फ्लूक, जो पत्ते के शेप का होता है लिवर फ्लूक। तो ये इसकी एग्जाम्पल है जो आपने माइंड में रखनी है। तो इनमें से कोई भी एस्कैरिस नहीं है। इसके बाद है एनालिडा। एनालिडा जो है इन्हें हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। सेगमेंटेड क्योंकि इनकी बॉडी को जब आप देखते हैं तो बिल्कुल ट्रेन की तरह टुकड़ों में डिवाइडेड नजर आती है। अगर ये बॉडी है तो बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि ये पीसेस में डिवाइडेड है। तो इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो है वो अर्थवर्म है, सबने देखा हुआ भी है। इसके अलावा अगर एक और एग्जाम्पल आप माइंड में रखना चाहते हैं तो वो है लीच, जो ब्लड सक करती है। फाइलम मॉलस्का, ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। इनकी बॉडी जो है वो बहुत सॉफ्ट सी होती है और कॉमनली इनके पास जो है वो एक्सटर्नल शेल पाया जाता है। आपने अगर स्नेल देखा हो, स्नेल जो है वो फाइलम मॉलस्का से बिलोंग करता है। सिमिलरली कुछ के पास शेल नहीं भी होता, लाइक आपने ऑक्टोपस अगर देखी है तो ऑक्टोपस भी मॉलस्का से बिलोंग करती है। इसके अलावा वो जो जिनसे मोती मिलते हैं समंदर में, यूनियो जिन्हें कहते हैं, ये बाइवैल्व्स होते हैं। इनकी बॉडी जो है, इनका जो शेल होता है उसके 2 पीसेस होते हैं। तो ये भी मॉलस्का से बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के पास एक तो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। आर्थ्रोपोडा को हम कहते हैं जॉइंटेड लिम्स। इनकी जो लेग्स हैं या इनके जो लिम्स हैं उनमें जॉइंट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आर्थ्रोपोडा जो है इसके अंदर मेनली जो आते हैं वो सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं। तो जिनके पास भी 6 टांगे होती हैं वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी हैं कुछ के पास 8 टांगे होती हैं जैसे कि मकड़ी है, कुछ के पास 10 टांगे होती है जैसे कि क्रैब है। तो ये तमाम एनिमल्स जो हैं ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अब बच गया नीमाटोडा। तो इनमें से किसी में भी एस्कैरिस नहीं था। नीमाटोडा वो फाइलम है कि जिसके अंदर एस्कैरिस आता है। इन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं, ठीक है, ये राउंड वर्म्स कहलाते हैं। और इनके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं नीमाटोडा के बारे में बताना चाहता हूँ इस वक्त। एक ये है कि इनके अंदर पाया जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप इनके मेल को देखते हैं और फीमेल को देखते हैं तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल। पहली बात तो फीमेल जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, जबकि मेल जो है वो कॉइल्ड होता है एक एंड से ना, ये कॉइल हुआ होता है इस तरह से। और दूसरा, फीमेल का साइज मेल के मुकाबले में बड़ा होता है। तो चूंकि देखकर आइडेंटिफाई किया जा सकता है मेल फीमेल को, दिस इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इंसानों के अंदर भी आप देखकर मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलावा कुछ लोगों के। खैर, अच्छा, इसके अलावा एक और बात यह है कि आपने कैविटी के बारे में पढ़ा होगा जिसे सीलोम कहते हैं। तो इनमें जो है एनालिडा के अंदर, मॉलस्का के अंदर, आर्थ्रोपोडा में सीलोम पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में नहीं पाया जाता। इनमें ख़ास बात है, नीमाटोडा के अंदर एक ख़ास बात है, इनके अंदर जो सीलोम होता है वो ट्रू नहीं होता बल्कि वो फॉल्स होता है। इसका मतलब क्या है? ट्रू सीलोम वो होता है कि जिसके दोनों तरफ, अगर ये और ये 2 लेयर्स हैं, ठीक है, ये कैविटी है जिसे मैं कह रहा हूँ सीलोम, तो ये वाली लेयर भी मेसोडर्म होगी, ये वाली लेयर भी मेसोडर्म होगी। जो मेसोडर्म के दरमियान स्पेस बनती है वो ट्रू सीलोम होता है। इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें जो कैविटी होती है ये सीलोम है, तो इसके एक तरफ तो मेसोडर्म होगी जबकि इसकी दूसरी तरफ जो है वो एंडोडर्म होगी। तो ये सीलोम कहलाता है फॉल्स सीलोम। इसी वजह से इन्हें कहते हैं सूडो सीलोमेट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इज नॉट ट्रू? गलत स्टेटमेंट निकालनी हमने। ओके, तो एक एक करके हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट साइकिल है या लाइट रिएक्शन है, वो होता है ड्यूरिंग एक्सपोजर टू लाइट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? जो डार्क साइकिल है या डार्क रिएक्शन है वो होता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है, हमने गलत स्टेटमेंट निकालनी थी। मैं बताता हूँ अभी। फिर इसके बाद क्या है? एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट साइकिल, बिल्कुल सही है, लाइट साइकिल में एटीपी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या है? ड्यूरिंग द डार्क साइकिल शुगर फॉस्फेट आर प्रोड्यूस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, शुगर जो है वो प्रोड्यूस होती है डार्क साइकिल के अंदर। और उसके बाद क्या है? रेड और ब्लू लाइट जो है ये ऑप्टिमल है, यानी बेस्ट है फॉर फोटोसिंथेटिक फंक्शन। ये स्टेटमेंट भी सही है। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं अगर, तो हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर।
इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ये एक स्ट्रक्चर ये एक स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड है और पूरा मिला के इसे ग्रेनम कहते हैं। ये इस तरह के मल्टीपल होते हैं यहाँ पे, और बाकी जो एरिया है दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो इसमें होता है, जो डार्क रिएक्शन होता है वो यहाँ होता है, जैसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन के अंदर होता क्या है, लाइट रिएक्शन में जाती है लाइट, ठीक है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अब ये लाइट जो है ये ट्रैप करते हैं और इसकी एनर्जी को स्टोर करते हैं एटीपी के अंदर, और इसी प्रोसेस के नतीजे में ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को इसके हवाले कर दिया जाता है, NADPH ये मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो ये लाइट रिएक्शन के अंदर ये काम होता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लाइट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर इस वाले पार्ट में इस्तेमाल होता है लाइट रिएक्शन के अंदर, तो इसके अंदर वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा अब ये ख़त्म हो गया लाइट रिएक्शन, ये दिन में ही हो रहा है। लोग समझते हैं कि डार्क रिएक्शन रात में होता है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो दिन के वक्त ही होता है। वो यहाँ नहीं होता, थाइलाकॉइड में नहीं होता, बल्कि वो बाहर वाला एरिया जो है थाइलाकॉइड के बाहर जो स्ट्रोमा है यहाँ होता है। डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं इसे, या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज लाइट रिएक्शन में तो लाइट डायरेक्टली चाहिए होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए होती। क्यों? क्योंकि आपने लाइट की एनर्जी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया इस मॉलिक्यूल में। ये वाले मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं अब डार्क रिएक्शन के अंदर। तो लाइट तो यूज हो रही है लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रही, लाइट की एनर्जी आपने जमा कर ली है, वो एनर्जी इस्तेमाल होती है डार्क रिएक्शन में, जब इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये होता दिन में ही है। होता क्या है इसके अंदर, डार्क रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी, ATP को यूज़ किया जाएगा, NADPH को यूज़ किया जाएगा, और इससे आगे जाकर ग्लूकोज या शुगर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये जो बात इन्होंने कही थी कि डार्क साइकिल जो है वो एब्सेंस ऑफ लाइट में होती है, उसके ऊपर इन्होंने ओनली लिखा है, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, इसका मतलब रात के वक्त, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अ प्रोसेस दैट कैन नॉट टेक प्लेस इन अ हैप्लॉइड सेल इज, देखिए हैप्लॉइड सेल पहले तो समझे क्या है, एक ऐसा सेल के जिसके पास पूरे नंबर क्रोमोसोम के हो। जैसे कि इंसानों का एक सेल होता है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये हमारे पूरे क्रोमोसोम है, इंसानों के पास इतने ही होते हैं, तो ऐसा सेल कहलाता है डिप्लॉइड। इसके लिए जो नोटेशन यूज़ की जाती है वो है 2n। इस n का मतलब जो है ना वो होता है एक सेट। एक सेट कितने का हुआ, देखिए हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम है ये आए कहाँ से, 23 मुझे मिले फादर से, 23 मुझे मिले मदर से, तो मेरा एक सेट जो है वो 23 का है। तो मेरे पास इस तरह के कितने सेट हैं, मेरे पास 2 सेट हैं, तो इसलिए हम लगाते हैं 2n। ये वाला जो सेल है ये ओवम है, या ये वाला जो सेल है ये स्पर्म है। ये ऐसा सेल है कि जिसके अंदर पूरे क्रोमोसोम नहीं है बल्कि आधे क्रोमोसोम है, ये वाला सेल कहलाता है हैप्लॉइड। तो हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, ये हैप्लॉइड है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं n। तो ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है। बेसिक आइडिया समझ आ गया। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है कि वो क्या चीज़ है जो हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकती। पहली बात तो इन 3 चीज़ों को देखें, ये सब में हो सकते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड सब में। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड सेल को भी एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए और डिप्लॉइड को भी चाहिए होती है, तो ATP प्रोडक्शन होती है सब में, क्योंकि सब में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, हैप्लॉइड में भी डिप्लॉइड में भी। DNA रेप्लिकेशन, DNA की कॉपी, जब भी सेल जो है वो डिवाइड करता है तो DNA की कॉपी करता है। तो हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करते हैं, डिप्लॉइड सेल भी डिवाइड करते हैं, तो दोनों DNA की कॉपी कर सकते हैं, DNA की रेप्लिकेशन हो सकती है। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं DNA से RNA के बनने को। जब भी प्रोटीन बनानी होती है तो पहले DNA से RNA बनाया जाता है, फिर इस RNA से बनाई जाती है प्रोटीन। तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये वाला प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये डिप्लॉइड सेल में भी होते हैं, हैप्लॉइड में भी होते हैं। ठीक है, अब बच गए ये दो। ये दोनों डिवीजन की टाइप्स है। मैंने आपसे कहा डिवीजन दोनों में होती है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों में, लेकिन कौन सी डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरह के सेल्स में ये वाली डिवीजन होती है। माइटोसिस, क्यों? क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्या होता है, अगर एक सेल है जो 46 क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और ये डिवाइड करता है माइटोसिस से, तो 2 सेल बनेंगे, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, सेम रहेगा, 46। ठीक है, अगर एक सेल है कि जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है और ये सेल माइटोसिस करता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, 23 और 23। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आता माइटोसिस में। तो माइटोसिस दोनों तरह के सेल में होता है, डिप्लॉइड में भी और हैप्लॉइड में भी। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो अगर 46 क्रोमोसोम थे और इस सेल ने मियोसिस किया तो 4 सेल बनेंगे और चारों में जाएंगे 23। ठीक है, 23 बार बार नहीं लिखना मैं। अच्छा, अब ये वाला सेल ना दोबारा मियोसिस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये दोबारा मियोसिस करे
तो मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, तो 23 का हाफ कितना होगा, 11.5। ठीक है, ये कोई नंबर नहीं बनता। तो कभी भी हैप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस नहीं हो सकता, हैप्लॉइड सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि मियोसिस जो है वो हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन पहले भी किसी पेपर में मैंने सॉल्व करवाया है। 2 क्वेश्चन है 84 और 85 और इसके लिए डायग्राम दी हुई है। इन्होंने पूछा भाई विच स्ट्रक्चर कंटेन द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट मौजूद होगा। अच्छा, पहले पार्ट्स को देख लेते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है नंबर 8, ये बेसिकली है थैलेमस। थैलेमस जो है ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर ये फ्लावर के चारों पार्ट्स अटैच होते हैं। अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये दिस इज़ थैलेमस, और ये जो डंडी है जिसके ज़रिए ये फूल जो है ये स्टेम पर लगा होता है, दिस इज़ नोन एज पेडिसल। ठीक है, अच्छा भाई, थैलेमस के बाद ये जो आपको 7 नज़र आ रहा है ये ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सेपल्स। सेपल्स जो हैं ये सारे अगर मिला दिए जाएं तो हम कहते हैं ऐसे कैलेक्स। सारे सेपल्स मिलाकर कहा जाता है कैलेक्स। तो ये भी सेपल है और ये भी सेपल है, इन सारे सेपल्स को मिला दें तो कैलेक्स बनता है। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है अगला वाला, ठीक है, जिसको 6 कहा गया है यहाँ पे, ये है हमारा कलर्ड लीफ। जैसे गुलाब है तो उसके अंदर ये लाल होगा, किसी और फूल के अंदर ये डिफरेंट कलर का होगा, दिस इज नोन एज पेटल। और सारे पेटल्स को मिलाकर हम कहते हैं कोरोला। ठीक है, ये पेटल्स हैं। पेटल्स के बाद आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिस इज नोन एज स्टेमन। ये एक पूरा स्ट्रक्चर जो है ये स्टेमन है। अब इसके अंदर दो इन्होंने 3 जगहों के ऊपर नंबर दिया हुआ है। एक तो ये डंडी है, ये जिसके ऊपर 5 कहा गया है, दिस इज नोन एज फिलामेंट। इसकी जो डंडी होती है, ये पूरा पार्ट स्टेमन है, लेकिन इसकी जो डंडी है उसे फिलामेंट कहते हैं। फिर ये जो 4 कहा गया है, ये बेसिकली ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज एंथर। एंथर, ठीक है, ये इस तरह होता है लॉलीपॉप की तरह। तो ये डंडी फिलामेंट है और ये एंथर है, और एंथर के अंदर कुछ बैग्स होते हैं जिसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो ये जो 3 है ना, ये उन बैग को शो कर रहा है, दीज आर नोन एज पॉलन सैक। इसके अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन। तो पॉलन सैक जो है ना, पॉलन ग्रेन जो है वो है मेल गैमेटोफाइट। पॉलन सैक नहीं, इस पॉलन सैक के अंदर जो पॉलन ग्रेन बनेंगे, मैं यहाँ अगर बना के दिखाऊं, ये फिलामेंट है, ठीक है, ये एंथर है, ये पॉलन सैक है, और इसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं, इसको अगर मैं बड़ा करके बनाऊं इस छोटे डॉट को, तो ये कुछ इस तरह का नजर आता है कि इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये गैमेट है, और ये जो गैमेट कंटेन करने वाली बॉडी है ये कहलाती है गैमेटोफाइट। तो दिस इज मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे इन्होंने मेल गैमेटोफाइट नहीं पूछा, यहाँ पे इन्होंने फीमेल गैमेटोफाइट पूछा है। तो अभी आते हैं उसके ऊपर। अब आ जाए इधर, ये जो बीच वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज कार्पेल। कार्पेल के 3 पार्ट हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है 9, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। उसके बाद ये जो डंडी नजर आ रही है ये वाली, दिस इज नोन एज स्टाइल। और उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है 11 पे, दिस इज नोन एज ओवरी। और ओवरी के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिसको नंबर 12 कहा गया है, दीज आर नोन एज ओव्यूल। अगर मैं आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर काट के दिखाऊं अंदर से, तो ये कुछ इस तरह का नजर आता है। ये ओव्यूल की कवरिंग है। इन 2 कवरिंग्स को हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स। और इसके अंदर ना एक इस तरह का सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें तकरीबन 8 के करीब न्यूक्लियस होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, बीच में एक सेल होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे। 8 न्यूक्लियस हैं, 7 सेल हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक है ना ओव्यूल के अंदर, दिस इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। और इसके अंदर मैंने कहा था 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल होते हैं। इसमें से ये जो ये वाला सेल है, नीचे वाले 3 में जो ऊपर वाला है, ये फीमेल गैमेट है। तो फीमेल गैमेट को कंटेन करने वाली बॉडी कहलाती है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका दूसरा नाम एम्ब्रियो सैक है। तो ये लेबल किया हुआ इन्होंने 12 पे। तो 12 जो है ये ई जो है ये हमारा आंसर है। अच्छा, इन्होंने आप पूछा है भाई वेयर डू पॉलन ग्रेन्स डेवलप। तो मैंने आपको बताया था कि ये फिलामेंट है डंडी, फिर ये पॉलन सैक है, फिर ये एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन सैक है। तो ओवरऑल तो इस पूरे स्ट्रक्चर में डेवलप हो रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में कहा, एंथर में, एंथर में कहा, पॉलन सैक के अंदर। पॉलन ग्रेन का पूछा इन्होंने,
पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं इस बैग के अंदर, और ये बैग जो है इन्होंने शो किया है मेरे ख्याल में 3 पे। 3 जो है ना ये शो कर रहा है अंदर वाले बैग को, तो 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये 4 पे शो किया हुआ इन्होंने, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है डायग्राम। तो ये 4 जो है ये लेबल किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि इसमें 3 नहीं दिया हुआ, तो हमारा आंसर ए होगा, यानी 4 जो है ये पॉलन सैक है जिसमें पॉलन ग्रेन डेवलप होता है। Now, what is the correct sequence of events in the development of embryo? ये आपको चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में भी मिल जाएगा बिल्कुल शुरू में, और चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर बायोलॉजी जिसमें डेवलपमेंट ऑफ चिक का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, ये वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। होता क्या है, स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके नतीजे में एक सेल बनता है विच इज़ नोन एज जाइगोट। जाइगोट जो है ये डिवाइड करता है, 1 से 2 बनते हैं, ठीक है, ये 2 हो गए, फिर 2 से 4 बनते हैं, उसके बाद 4 से 8 बनते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, सेल्स की ना एक बॉल बन जाती है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है मोरुला, दिस इज नोन एज मोरुला, ठीक है, ये मोरुला जो वर्ड है यहाँ पे ये मोरुला कहलाता है। और जाइगोट से लेकर यहाँ तक के बनने में जितनी भी डिविजन्स हुई हैं ये सारी डिविजन्स कहलाती हैं क्लीवेज। क्लीवेज मोरुला के बाद क्या होता है, ये सारे सेल्स मिलकर ना 2 लेयर्स बनाते हैं, ठीक है, ये एक लेयर हो गई और ये दूसरी लेयर हो गई, और इनके दरमियान बीच में एक कैविटी है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये एक कैविटी है, दिस इज नोन एज ब्लास्टोसील। ये वाला स्टेज कहलाता है ब्लास्टोला, ठीक है, ये जो वर्ड है ब्लास्टोला। उसके बाद ये 2 लेयर्स कौन सी हैं, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। उसके बाद एक और स्टेज आता है जिसमें 3 लेयर्स बनती हैं विच इज़ नोन एज गैस्ट्रोला। तो मोरुला है, मोरुला के बाद ब्लास्टोला है, ब्लास्टोला के बाद गैस्ट्रोला है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो मोरुला पहले है, फिर क्लीवेज दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था क्लीवेज पहले होता है फिर मोरुला बनता है। इसमें क्या दिया हुआ है, क्लीवेज पहले है, फिर मोरुला है, फिर ब्लास्टोला है, फिर गैस्ट्रोला, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें क्या दिया हुआ है, क्लीवेज के बाद गैस्ट्रोला, फिर दोबारा गैस्ट्रोला दे दिया, मोरुला एंड में, गलत है ये। और इसमें क्या पहले मोरुला दिया है, फिर ब्लास्टोला, यहाँ तक सही है, फिर क्लीवेज दिया है, ये बिल्कुल गलत है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो भाई डीएनए हो या आरएनए हो, वो एक छोटे स्ट्रक्चर से बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसका ये पहला कार्बन है, पहले कार्बन पे लगा होता है N फॉर नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरा है, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, 5वें कार्बन पे लगा होता है फॉस्फेट PO4। अच्छा, अब इसी तरह के बहुत सारे मिला दूँ ना मैं तो डीएनए भी बनेगा, इसी तरह के बहुत सारे मिला दूँ तो आरएनए भी बनेगा। मजे की बात क्या है, अगर इस तरफ मैं कह दूँ डीएनए और इस तरफ मैं कह दूँ आरएनए, तो ये जो फॉस्फेट है ना ये डीएनए में भी पाया जाता है और ये आरएनए में भी पाया जाता है, सेम, बिल्कुल सेम, इसमें कोई फर्क नहीं होता। यानी जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाते हैं उनमें भी ऐसा ही फॉस्फेट होता है और जो न्यूक्लियोटाइड आरएनए बनाते हैं उसमें भी ऐसा ही फॉस्फेट होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी, दिस इज नोन एज पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, तो एक तरह का पाया जाता है आरएनए में, ठीक है। इसकी 2 टाइप होती हैं, एक को हम कहते हैं राइबोस, और एक को हम कहते हैं जो डीएनए में पाया जाता है, दिस इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। फर्क क्या होता है, राइबोस में 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन होते हैं। डीऑक्सीराइबोस में 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, अबे ये तो सेम लग रहा है, लेकिन इसमें 1 ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। तो बस ये इतना सा फर्क होता है, तो ये भी एक फर्क है डीएनए और आरएनए के अंदर। तीसरा फर्क जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये बेसिकली कुछ नहीं होता, बस रिंग्स होते हैं नाइट्रोजन के। इनकी ना 5 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं एडिनिन, एक को कहते हैं गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, और 5वीं होती है यूरेसिल। डीएनए भी 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस से बनता है, डीएनए में इनमें से 4 पाए जाते हैं, 5वां नहीं पाया जाता, और आरएनए में भी इनमें से 4 पाए जाते हैं, 5वां नहीं पाया जाता। अब वो कौन से 4 हैं, तो देखें, एडिनिन डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है, गुआनिन डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है, साइटोसिन डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। अब बच गए ये 2, इनमें से कोई एक डीएनए में होता है, क्योंकि मैंने बताया था टोटल 4 होते हैं, और कोई एक जो है वो सिर्फ आरएनए में होता है। तो थायमीन जो है ना ये पाया जाता है डीएनए में, और जो यूरेसिल है ये पाया जाता है आरएनए में। तो अब इन्होंने सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। आपने देखना है डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, एडिनिन बिल्कुल पाया जाता है डीएनए में, तो ये हमारा आंसर नहीं है। डीऑक्सीराइबोस, मैंने बताया ये जो शुगर है जिसमें 1 ऑक्सीजन कम है, ये डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरा क्या है, फास्फोरस, मैंने बताया था ये डीएनए आरएनए में दोनों में होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है।
ये क्या है भाई, थायमीन। थायमीन डीएनए में पाया जाता है, बिल्कुल डीएनए के अलावा तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर है यूरेसिल। यूरेसिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। ओके, अ मसल दैट बेंड्स अ जॉइंट इज टर्म्ड एज। ओके भाई, तो ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका मस्कुलर सा हाथ है, सही, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। ओके, तो ये आपका कौन सा जॉइंट है? दिस इज नोन एज एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये वाला पार्ट है आपका आर्म और ये वाला पार्ट है आपका फोर आर्म, ठीक है। और ये बीच में जॉइंट बन रहा है क्योंकि यहाँ से एक बोन आ रही है जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस, और यहाँ पे दो हड्डियाँ हैं, एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना। तो ये बोन्स जहाँ पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं जॉइंट। तो यहाँ पर एल्बो जॉइंट बन रहा है। अच्छा, अब देखें ये जो हमारे मसल्स हैं इस ह्यूमरस के इस तरफ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, एक मसल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और एक मसल यहाँ पर लगा हुआ है। ये वाला मसल, इसको मैं ए कह देता हूँ, ये वाला मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये खींचेगा इस पार्ट को इस तरफ। जब आप वेट उठाते हैं, बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा आपने, वेट उठाते हैं तो ये वाला पार्ट बंद होता है। तो एल्बो जॉइंट क्या हो रहा है? एल्बो जॉइंट बंद हो रहा है, ठीक है, या बेंड हो रहा है एल्बो जॉइंट। तो ये काम कौन करवा रहा है? ये काम ए वाला मसल करवा रहा है। और जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये पीछे वाला जिसको मैं बी कह रहा हूँ, जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला पार्ट इस तरफ खींचेगा, यानी आपका हाथ सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका हाथ सीधा होता है तो बेसिकली आगे वाला मसल रिलैक्स करता है, पीछे वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। तो ये वाला मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जॉइंट बंद नहीं होगा, जॉइंट खुलेगा, एक्सटेंड होगा जॉइंट। इन्होंने यहाँ पूछा है कि वो मसल जो जॉइंट को बंद करवाता है या बेंड करवाता है, ये बेंड हो रहा है ना, बेंड हो रहा है या बंद हो रहा है, वो क्या कहलाता है? तो ये वाले मसल का पूछ रहे हैं। लेकिन इसका नाम जो है ना, हाथ के अंदर जो ये मसल है ये बाइसेप कहलाता है। लेकिन बाइसेप जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इन मसल्स को हम कहते हैं फ्लेक्सर। फ्लेक्सर वो मसल होता है जो आपके किसी जॉइंट को बंद करवाए। और ये वाला जो पीछे वाला मसल है ना बी, ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा उसको हम कहेंगे एक्सटेंसर, एक्सटेंसर। लेकिन यहाँ वाले मसल का नाम है ट्राइसेप्स, ठीक है। आपने बाइसेप ट्राइसेप बहुत बार सुना होगा कहीं पे। बॉडी बिल्डर अगर आप हैं या जिम जाते हैं तो मशीन्स होती हैं जो बाइसेप या ट्राइसेप पर वर्क करती हैं। बट द पॉइंट इज कि बाइसेप तो इस वाले मसल का नाम है, लेकिन जिस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है वो कैटेगरी कहलाती है फ्लेक्सर। हर वो मसल बॉडी का जो जॉइंट को बंद करवाएगा वो फ्लेक्सर कहलाता है, और हर वो मसल बॉडी का जो जॉइंट को खुलवाएगा वो एक्सटेंसर कहलाता है। अब अगर आप सीधे खड़े हो जाएं और आप अपने पैर को जो है वो फोल्ड करें, बिल्कुल सीधे खड़े होके एक पैर जो है उसको फोल्ड करें इस तरह से कि आपकी जो नी है, आपका जो नी जॉइंट है वो बंद हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये सीधे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपका पैर है, ठीक है, ये नी जॉइंट आ गया और ये आपकी थाई आ गई, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इस पैर को इस तरफ मूव करें तो ये वाला आपका जो नी जॉइंट है ये बंद हो जाएगा। जब पैर इस तरफ आ जाएगा आपका तो ये वाला नी जॉइंट बंद हो जाएगा। मैं पूछूँ आपसे, आपने कौन सा मसल इस्तेमाल किया? तो आपने फ्लेक्सर इस्तेमाल किया है। फ्लेक्सर वो मसल है जो जॉइंट को बंद करवाता है। और जब आप दोबारा से पैर को इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, ठीक है, यानी सीधा करेंगे, यहाँ से सीधा करेंगे, तो आप एक्सटेंसर्स को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप जॉइंट को खोल रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये दो तरह के हमारे पास एंटागोनिस्टिक मसल है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। नाउ ये क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से, आई थिंक है। द सेल ऑफ, नहीं, ये चैप्टर नंबर 7 से। द सेल ऑफ अ कॉर्न प्लांट कंटेन्स अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ 20 क्रोमोसोम, ठीक है भाई। कॉर्न के सेल के अंदर जो है वो 20 क्रोमोसोम है। इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टिंग सेल्स? बहुत सिंपल सी बात है यार, माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आता। तो ये जब माइटोसिस से डिवाइड होगा, दो सेल बनेंगे, दोनों में सेम नंबर जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछते मियोसिस तो ये आंसर आपका 10 हो जाता, लेकिन माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। नाउ इफ द मेल ब्लड टाइप ए marries a female with blood type B, which of the following types would be impossible for a first generation? यानी ये कह रहे हैं कि भाई एक कपल है कि जिसके अंदर जो लड़का है उसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। अब आपको पता है जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसकी दो पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं, यानी उसकी जो जीन्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसके पास या तो आपको पता है हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं इस जीन को और इसके ऊपर ए लगाते हैं, या तो उसके पास दोनों जीन्स
ए करवाने वाली होंगी, इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कहते हैं, या इसके पास एक जीन ए करवाने वाली होगी और एक जीन ओ ब्लड ग्रुप की होगी, लेकिन चूंकि ए करवाने वाली डोमिनेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। तो हमें नहीं पता कि इसकी कंडीशन क्या है। इसकी शादी हुई है भाई ब्लड ग्रुप बी वाली से, अगेन जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके भी दो में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, या तो उसके पास दोनों जीन्स बी करवाने वाली होंगी, या उसके पास एक जीन बी ब्लड ग्रुप की होगी और एक जीन ओ ब्लड ग्रुप की होगी, फिर भी इसका ब्लड ग्रुप बी है क्योंकि बी डोमिनेंट है इसके ऊपर, ओ वाली के ऊपर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सवाल को सॉल्व करने के लिए चारों क्रॉस करवाने हैं, ठीक है। चारों क्रॉस करवा के देखने हैं, हर सारे तरह के क्रॉस करवाएंगे। पहले हम ये वाला क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, फिर हम इसी को क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, फिर हम ये वाला क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, और फिर ये वाला क्रॉस करवाएंगे इसके साथ। तो आपको जब आप क्रॉस करवा लेंगे, मैं एक बता देता हूँ आपको क्रॉस, ताकि आप बाकी सारे खुद से कर लें। पहले हम क्रॉस करवा लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है, और इस वाले के साथ करवा देता हूँ मैं, बल्कि मैं क्रॉस करवा रहा हूँ इस वाले का और इस वाले का, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो जाए। क्योंकि ये बात देखें, अगर मैं इस वाले को लेता हूँ और इसके साथ क्रॉस करवाता हूँ तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से ए आया, यहाँ से क्या आया, बी आया, तो सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, सब बच्चों का ए बी होगा। तो मैं इस वाले को क्रॉस करवा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। तो एक तरफ फादर के जीन्स, फादर के गैमेट्स ले लेते हैं, इसके पास एक आई ए है और एक स्मॉल आई है। यहाँ से हम मदर के ले लेते हैं आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। देखिए ये जब इसके साथ मिलेगा तो इधर से ए आया, इधर से बी आया, तो एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। इधर से ए आया और इधर से क्या आया, इधर से ओ आया, तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा क्योंकि ए डोमिनेंट है। इधर से ओ आया लेकिन इधर से बी आया, तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा क्योंकि बी डोमिनेंट है। इधर से ओ आया और इधर से भी ओ आया, तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है। इसी क्रॉस से हमें पता लग गया कि इनके बच्चों के अंदर चारों तरह का ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो इससे हमें पता लग गया कि ये वाला हमारा आंसर है। ऑल टाइप्स आर पॉसिबल। अगर एक मेल है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, और कौन सा ए, हीट्रोजाइगस, और एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, कौन सा बी, हीट्रोजाइगस, ये दोनों अगर शादी करते हैं तो इनके 4 बच्चों के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। इनके बच्चों में चारों तरह के ब्लड ग्रुप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये ऑल टाइप्स पॉसिबल है।